आज हम लोग क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे। एक सेकेंड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द किडनी इन द ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ ए सिस्टम फॉर। किडनी हमारे हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें किस चीज़ का पार्ट है? न्यूट्रिशन का है, रेस्पिरेशन का है, या एक्सक्रीशन का है, या ट्रांसपोर्टेशन का है। ठीक है, तो जो किडनी है ना हमारे बॉडी पार्ट्स में, किडनी जो है ये हमारे बॉडी में इसका एक्सक्रीशन का काम करता है। जो भी हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसका ये काम करता है। ओके, एक सेकेंड। इसमें एक्सक्रीशन का काम करता है। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि द जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट में? तो हम लोगों ने देखा था कि दो टाइप्स के वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम हमारा फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो नहीं, जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो जाइलम है वो फूड को ट्रांसफर करता है, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। तो जाइलम किस चीज़ के लिए है हमारे प्लांट में? रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जाइलम को ही वजह से जो हमारा रूट के थ्रू हमारा प्लांट इसको वाटर को ऑब्जर्व कर पाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, पूरे प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो देखिए इन प्लांट्स द जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। थर्ड क्वेश्चन है, एक सेकेंड। और जो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में किस चीज का रिक्वायर? जो जैसे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? प्लांट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, बैक्टीरिया करते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिज्म लेते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या चाहिए? फर्स्ट तो देखते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेंगे स्टोमाटा के थ्रू, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लिप्स पे उसके थ्रू, और वाटर लेंगे, यही देखा कि जाइलम के थ्रू वाटर लेता है रूट से, और क्लोरोफिल लेता है सनलाइट से। ओके, नहीं, क्लोरोफिल तो इसमें लिप्स में होता ही है, और सनलाइट लेगा। तो ये सब मतलब जितने भी चीज़ें एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए रिक्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, और सनलाइट भी चाहिए। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ना। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि द ब्रेकडाउन ऑफ पेरिवेट्स टू गिव ए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। तो किस चीज़ में पेरिवेट का ब्रेकडाउन होता है, और मतलब पेरिवेट का ब्रेकडाउन होगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगा। कहाँ पे ये चीज़ होता है? तो वो देखिए, वो माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। सेल के अंदर भी एक सेल ऑर्गेनिल्स होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, उसके अंदर मिलता है। ठीक है, अब देखिए फाइव क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ आर द फैट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। हम लोगों के बॉडी में फैट कैसे डाइजेस्ट होता है? वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस, और कहाँ पे ये प्रोसेस होता है? क्या बोल रहा है कि हाउ आर द फैट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में फैट कैसे डाइजेस्ट होता है, और वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस, और मतलब कहाँ पे होता है ये फैट डाइजेशन। तो देखिए फैट आर दी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। फैट जो होता है ना प्रेजेंट होता है लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक लार्ज ग्लोब्यूल्स में, जैसे फैट का डाइजेशन आपका एक बार में नहीं होता है, बहुत सारा उसमें प्रोसेस लगता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज ग्लोब्यूल्स में होता है। तो फिर क्या होगा ना कि द स्मॉल इंटेस्टाइन गेट द सिक्रेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइल जूस एंड पेरिंक्रियाटिक जूस रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज। तो हमारा देखिए ये जो लीवर है ना, देखिए दो ठे ग्लैंड होता है, लीवर को लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी भी कहते हैं। तो हमारा लीवर से हमारा बाइल जूस सीक्रेट होता है, बाइल जूस सीक्रेट होता है, और पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज से हमारा पेनक्रिएटिक जूस रिलीज होता है। ठीक है, तो जो बाइल जूस है ना, जो लीवर से निकल रहा है, लीवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, जो बाइल जूस है हमारा लीवर से रिलीज हो रहा है। बाइल जूस क्या करेगा? ब्रेक द डाउन द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ये बाइल जूस का एक ही फंक्शन है कि वो जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है उसको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में इसको
तोड़ देगा, वो छोटा कर देगा स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। सो द क्यों करता है छोटा, क्योंकि उस पे पेनक्रिएटिक जो इंजाइम है वो उस पे इजीली एक्ट कर सके, ठीक है, जो पेनक्रिएटिक इंजाइम है उस पे इजीली एक्ट कर सके। तो क्या बोल रहा है ना कि द सो दैट द पेनक्रिएटिक इंजाइम कैन इजीली एक्ट ऑन देम, ठीक है, तो उस पर क्योंकि इजिली पेनक्रिएटिक इंजाइम हमारा एक्ट कर सके। दिस रेफर टू द इम्लिसिफिकेशन ऑफ द फैट। अब क्या बोला है कि इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इम्लिसिफिकेशन ऑफ फैट। इट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या पूछा था सेकंड क्वेश्चन, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। फैट का डाइजेशन हमारा कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा है कि हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में फैट कैसे डाइजेस्ट होता है और कहाँ पे होता है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और फैट का डाइजेशन हमारे बॉडी में कैसे होता है, देखिए दो ग्लैंड हो, मतलब एक हमारा लीवर है, लीवर है तो लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिससे हमारा क्या निकलेगा, बाइल जूस निकलता है। और एक होता है पेनक्रियास, जिससे निकलता है पेनक्रिएटिक जूस। तो बाइल जूस क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर लार्ज ग्लोब्यूल्स को तोड़कर छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा उसको, ठीक है, इस स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में उसको चेंज कर देगा। उसके बाद जो पेनक्रिएटिक इंजाइम क्यों करता है उसको छोटा है, क्योंकि उस पर पेनक्रिएटिक इंजाइम अच्छे से एक्ट कर सके, उस पर काम कर सके, और उसके बाद पेनक्रिएटिक इंजाइम उसको डाइजेस्ट कर देगा। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा का हमारा डाइजेशन में क्या रोल है। देखिए सलाइवा किसको बोलते हैं, जो हमारे माउथ से जो हमारा वाटर निकलता है, जैसे उसको कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, तो उसी को सलाइवा बोलते हैं। अब सलाइवा का हमारे डाइजेशन में क्या रोल है, क्योंकि जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो सलाइवा इज द सिक्रेटेड बाय सलेवरी ग्लैंड। जो सलाइवा है ना वो सिक्रेटेड होता है किससे, सलेवरी ग्लैंड से, ठीक है। सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, ठीक है। इज लोकेटेड अंडर द टंग, टंग के नीचे होता है, आपने फील किया होगा कि टंग के नीचे से जो वाटर आता है वो वहीं से ग्लैंड होता है उसका, जिससे ये आता है सलाइवा। इट मेक द फूड सॉफ्ट टू इजिली स्लोइंग, ठीक है। अब देखते हैं कि उसको फूड को क्या बनाता है, ये सॉफ्ट कर देता है। हम लोग जब खाना खाते हैं तो देखिए वाटर की वजह से इजिली हम लोग उसको स्लोइंग कर पाते हैं। एंड swellings and the contain a digestive enzyme। ये जो सलाइवा होता है ना उसमें एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये जो सलाइवा होता है उसमें हमारा एंजाइम एक होता है, कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज। ये याद रखिएगा कि सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है विच ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा का क्या काम है कि वो मतलब सलाइवरी अमाइलेज जो है वो क्या करता है, वो जो स्टार्च होता है उसको शुगर में डाइजेस्ट कर देगा। स्टार्च कहाँ होता है, प्लांट में होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट वाला पार्ट्स का है तो स्टार्च को वो ब्रेक डाउन करने के लिए स्टार्च को, जैसे रोटी मान लीजिए कुछ दिन आप रोटी खाएं और उसको कुछ देर तक हम लोग च्युइंग करते रहे तो उसके बाद मीठा लगने लगता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्टार्च जो है ना वो शुगर में चेंज हो जाता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट। देखिए कौन सा नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए और इसका बाई प्रोडक्ट इसे मिलेगा क्या, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट अपना खाना जो प्रोसेस से बनाते हैं उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो क्या बोला है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड क्लोरोफिल पिगमेंट्स एंड सनलाइट। देखिए क्या चाहिए हम लोग को, मतलब ऑटोट्रॉपिक जो भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट करते हैं उनको क्या क्या चाहिए। फर्स्ट तो चाहिए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, उन लोगों को चाहिए। सेकंड वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर से लेगा स्टोमाटा के थ्रू, वाटर लेगा रूट से जाइलम के थ्रू, एंड द क्लोरोफिल पिगमेंट तो हमारे ग्रीन लिप्स में होते ही हैं, और सनलाइट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर रिक्वायर फॉर द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यही सब चाहिए, ठीक है। और उसके देखिए बाई प्रोडक्ट क्या होता है, इन लोग रिएक्ट करता है। जैसे आप इस रिएक्शन को देखें, यहाँ पे 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला और यहाँ पे H2O वाटर मिला। इन द क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना रहा है, ये लोग जब रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बाई प्रोडक्ट मिल रहा है, 6C H12O6 मतलब ग्लूकोज मिल रहा है और O2 रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन हमारा रिलीज हो रहा था। कार्बोहाइड्रेट, ये जो कार्बोहाइड्रेट है एंड ऑक्सीजन आर बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है ना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेम द सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो एनारोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं। पहले इसको समझने से पहले इस स्लाइड को पहले समझ लीजिए कि एरोबिक एनारोबिक है क्या। देखिए रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है। एरोबिक उसको बोलते हैं, एरोबिक एरोबिक मतलब एयर आ रहा है इसमें, तो एरोबिक किसको बोलते हैं, जिसमें लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म अपने रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं उनको एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। और वैसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है रेस्पिरेशन के लिए उनको एनारोबिक बोल रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा ये जो डिफरेंशिएट है क्या बोल रहा है कि इट इज ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये हो रहा है जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, इट ऑकर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, मतलब एरोबिक वो हुआ जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो। जैसे हम लोग जो करते हैं ना वो एरोबिक है क्योंकि हम लोग तो ऑक्सीजन को लेते हैं। एनारोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन का अब्सेंस हो, जैसे ईस्ट ये सब हो गए। सेकेंड, इट इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द आउटसाइड इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो गैस का एक्सचेंज होता है, जैसे हम ही लोग कहाँ से मतलब सांस लेते हैं, एयर जो लेते हैं ऑक्सीजन जो लेते हैं कहाँ से लेते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है, ऑर्गेनिज्म, हम लोग ऑर्गेनिज्म है किससे हो रहा है, आउटसाइड इन्वायरमेंट से ही ना ले रहे हैं। और यहाँ पे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज ही अब्सेंट है, यहाँ पे तो गैस लेता ही नहीं है वो, ठीक है। अब थर्ड, इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। और इट ऑकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म। तो हम लोगों का जो रेस्पिरेशन होता है ना वो साइटोप्लाज्म में भी, देखिए सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स है, तो उसके अंदर ये सब चीज होता है। अब देखते हैं 4th नंबर, इट ऑलवेज रिलीज CO2 एंड H2O। ठीक है, जब हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो हम लोग क्या रिलीज करते हैं, हम लोगों के बाद से जो रिलीज होता है ऑक्सीजन लेने के बाद सांस जो छोड़ते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O। एंड इसका ये क्या प्रोड्यूस करता है, अल्कोहल एंड CO2। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्कोहल एंड CO2 एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एंड इट्स इन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे क्या है ना कि जब हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, हम लोगों को मिलता है, ठीक है। इट इल्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे एनारोबिक में क्या है, यहाँ पे वेरी लो एनर्जी मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन रूट ऑफ सम वाटर लॉग्ड प्लांट। जैसे वो प्लांट करते हैं जो वाटर लॉग्ड प्लांट होते हैं, जो पानी में हमेशा रहते हैं। सम पैरासाइटिक वर्म्स, ठीक है, पैरासाइटिक वर्म्स उसको बोलते हैं जो दूसरों पे अपने फूड के लिए मतलब दूसरे ऑर्गन्स पे डिपेंड होते हैं, दूसरे के बॉडी पे रहते हैं। एंड एनिमल्स मसल्स में, जैसे कोई भी मान लीजिए जिम उम जाता है दौड़ता है तो जो मसल्स क्रैम्प आता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है वहाँ पे। एंड द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट। ओके, अब 9 नंबर देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, हाउ आर द एल्वियोली डिजाइन टू मैक्सिमम द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोली को कैसा मतलब कैसा डिजाइन किया गया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज हो सके गैसेस का। अब एल्वियोली होता कहाँ है, ये तो आप लोगों को बताया था मैंने कि देखिए लंग्स के अंदर क्या है, ब्रोंकाई के बाद आता है एल्वियोली, जहाँ पे आप लोग इस ये जो फिगर है आप इसमें देख सकते हैं कि छोटे छोटे ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज है, यहीं पे क्या होता है, यहीं पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। लंग्स में जो हम लोग सांस लेते हैं तो यहीं से ब्लड में हमारा ऑक्सीजन मिलकर जाता है हार्ट के पास, तो यहीं पे होता है। तो ये पूरा कैसे डिजाइन किया गया है, तो द एल्वियोली इज ए स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स। देख ना बैलून लाइक है कि नहीं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लंग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। द वॉल्स ऑफ एल्वियोली कॉन्सिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, यहाँ देखिए ब्लड वेसल्स दिख रहा है कि नहीं इधर, ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क जैसा बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है, एक नेटवर्क जैसा। ईच लंग्स कॉन्टेन, सोचिएगा हर एक मतलब हर एक लंग जो होता है ना वो 300 to 350 मिलियंस ऑफ एल्वियोली को कॉन्टेन करता है। इतने सारे एल्वियोली होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 300 to 350 मिलियंस एल्वियोली। जो ऐसा आपको फिगर दिख रहा है इतना बड़ा, ऐसे ऐसे 300 to 350 मिलियन एल्वियोली हैं जो अप्रोक्सीमेटली
700 मिलाकर, मतलब पूरे दोनों लंग्स को देखा जाए बॉडी का, तो सबको मिलाकर कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 700 मिलियन एल्वियोली मिलते हैं। द एल्व्यूलर सरफेस व्हेन द सेपरेट आउट कवर द 80 मीटर्स एरिया, दिस लार्ज सरफेस एरिया मेक द गैसियस एक्सचेंज मोर इफिशिएंट। इसी की वजह से, मतलब क्या होता है, लार्ज एरिया हो जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। इसमें क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को खींच लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। व्हाट वुड बी कॉन्सिक्वेंसी ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। अगर सोचिए कि हीमोग्लोबिन बॉडी में ना हो तो क्या होगा। हीमोग्लोबिन किसको बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड होता है। किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से होता है। तो अगर सोचिए कि अगर हीमोग्लोबिन का डिफिशियंसी कमी हो जाए हमारे बॉडी में तो क्या होगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी हम लोगों ने एल्वियोली में देखा, ये जो एल्वियोली है, ये जो ब्लड हमारा कैरी कर पा रहा है ऑक्सीजन को, क्यों कैरी कर पा रहा है, हीमोग्लोबिन की वजह से। आरबीसी ही ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है एल्वियोली से, क्यों, क्योंकि उसमें होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही सी O2 को, ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। तो ये क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को बॉडी सेल में, पूरे बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। आप सोचिए ना कि ब्लड वेसल्स के थ्रू जो आरबीसी है, जिसमें हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल है, उसी की वजह से ना वो क्या होता है, पूरे बॉडी में जाता है, ऑक्सीजन को लेकर वहाँ पहुँचाता है। ठीक है, तो अगर डिफिशियंसी इसका हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड कैन इफेक्ट द ऑक्सीजन सप्लाई कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। सोचिए कि अगर डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए ब्लड का, ब्लड में हीमोग्लोबिन का, तो वहाँ पे क्या होगा, वो ऑक्सीजन को लंग से कैरी ही नहीं कर पाएगा। और जब वो ऑक्सीजन को कैरी ही नहीं कर पाएगा लंग से, तो वो कैसे पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, नहीं जा पाएगा। देन इट लीड टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, उसकी वजह से ऑक्सीजन का डिफिशियंसी पूरे बॉडी में हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन का पूरे बॉडी में हो जाएगा, तो वहाँ पे जब ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो जाता है, तो उसको उस समय वहाँ पे कौन सा डिजीज होता है, एनीमिया हो जाता है बॉडी में। क्या होता है, एनीमिया, जिससे डेथ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमेशा आता है सीबीएसई में। ये डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग, वाई इट इज़ नेसेसरी, क्यों नेसेसरी है। ठीक है, देखिए समझते हैं। उससे पहले हम लोग हार्ट का ये फिगर समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा ब्लड जो हमारा लंग्स से आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पिलमरी वेंस के थ्रू आता है। ठीक है, यहाँ से जहाँ पे मैंने किया है, ये पिलमरी वेंस के थ्रू, ये देख रहे होंगे एरो आप, यहाँ पे आएगा। ठीक है, कहाँ पे आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में हमारा ब्लड आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद वहाँ पे देखिए दो एक दरवाजा जैसा दिख रहा है, ये होता है भल्व। तो भल्व के थ्रू वो जाकर नीचे आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। देखिए, पिलमरी वेन से लंग्स के थ्रू आया, फिर ये लेफ्ट आर्टरियम में गया इसमें, उसके बाद ये नीचे आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता है, हार्ट थोड़ा सा कॉन्ट्रेस्ट करता है, दबता है, और यहाँ से फिर हाई प्रेशर में, यहाँ आपको दिख रहा होगा अरोटा, यहाँ देखिए अरोटा। ठीक है, यहाँ पे इस एरो को समझिएगा आप, यहाँ पिलमरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम में आया, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर यहाँ से अरोटा के थ्रू ये पूरे बॉडी में हाई प्रेशर में चला जाता है। ठीक है, अब सोचिए कि वहाँ से फिर क्या होगा ना, कि हर एक सेल तक पहुँच गया। हर एक सेल में जाने के बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो देखिए अपर जो हम लोग का हेड ये सब है, ठीक है ना, अपर माउथ, मतलब माउथ ये सब, हेड ये सब है, अपर से ये जो वेना कावा है, अपर वेना कावा फ्रॉम द अपर बॉडी, ये वेना कावे के थ्रू अपर जितना भी ऊपर वाला जो जब भी सिर वाला, जैसे हार्ट के ऊपर वाला जो भी पार्ट हुआ, गला, सर, ये सबसे जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, उसके थ्रू ये राइट आर्टरियम में आता है। ठीक है, और यहाँ जो वेना कावा है, ये लोअर बॉडी जैसे पैर, हाथ, ये सबसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये भी कहाँ लाएगा, राइट आर्टरियम में, इसमें लाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, फिर से समझिएगा, वेना कावा ये जो ऊपर वाला दिख रहा है, ये हेड ऊपर के बॉडी पार्ट से लाएगा, और ये जो यहाँ पे लोअर वाला दिख रहा है, ये इससे लोअर बॉडी पार्ट से सारा ब्लड आएगा और राइट आर्टरियम में आएगा। और यहाँ पे आने के बाद ये valve के थ्रू फिर राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आएगा। अब ये देखिए, जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, इधर लेफ्ट राइट को ये जो सेपरेट करता है ना, ये जो रेड वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सेप्टम। एक दीवार की तरह काम करता है, जो डिवाइडिंग वाल है, जो दोनों को अलग करता है। तो ये जो राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे ब्लड कॉन्ट्रेस्ट करेगा, और फिर यहाँ पे पिलमरी
आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाएगा और वहाँ से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो निकल जाएगा। अब हम लोग पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं कि डबल सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड वाई इट इज नेसेसरी, क्यों नेसेसरी है, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव द ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। देखिए, जो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है दोनों को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड ही कर रहा है, दोनों से तो ब्लड ही से हो रहा है। द हार्ट हैज different chamber to prevent oxygenated rich blood from the mixing with the blood containing the carbon dioxide। तो हम लोगों ने देखा ना, यहाँ देखिए ये जो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो रेड वाला दिख रहा है, और ये जो ब्लू वाला दिख रहा है राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, ये इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। और बीच में ये जो वाल देख रहे हैं रेड कलर का, ये क्या है, सेप्टम, जो दोनों को अलग कर रहा है कि दोनों मिक्स ना कर जाए, मिक्स होने के बाद तुरंत डेथ हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर, 4 चेंबर में बांटा गया है। राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, देखिए राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल्स ऊपर नीचे है, एंड लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, यहाँ पे बांटा गया है इसको। अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से वो कहाँ पे आएगा, थीन वाल अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट आर्टरियम्स, वो लेफ्ट आर्टरियम में आता है। हम लोग को देखा ना कि किसके थ्रू आ रहा है, प्लमनरी वेन्स के थ्रू, फिर से यहाँ पे देखिए प्लमनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, द लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स, यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स होता है और कलेक्ट करता है ब्लड को। यहाँ पे जब ब्लड पूरे तरह से भर जाएगा इसके अंदर, देन ये थोड़ा सा कॉन्ट्रेस्ट करता है, ये क्या करेगा, थोड़ा सा दबेगा और नेक्स्ट चैम्बर में लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा नीचे, यहाँ पे देखिए इसमें नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये एक्सपेंड करेगा एंड सो ये ब्लड को ट्रांसफर यहाँ से कर देगा अरोटा के थ्रू, यहाँ देख रहे हैं अरोटा, ये अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में भेज देगा एकदम हाई स्पीड में। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट इज ब्लड पंप आउट ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी में फैल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी फिर द अपर चेंबर ऑफ द राइट आर्टरियम एंड एक्सपेंस। यहाँ पे देखिए अपर वेना कावा और लोअर वेना कावा से राइट आर्टरियम में आ रहा है कि नहीं, राइट आर्टरियम में आ रहा है ना, ये जो ब्लू वाला है, ठीक है, उसमें आया। उसके बाद ये राइट आर्टरियम कॉन्ट्रास्ट, ये थोड़ा सा दबेगा और उसकी वजह से यहाँ पे जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, इसमें इसमें आ जाएगा, देखिए इसमें, एक सेकेंड, माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा, हाँ राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, कोरोस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल्स डिलीट्स द ट्रांसफर ऑफ ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल्स, इसमें राइट वेंट्रिकल्स में आएगा और फिर यहाँ से आपका प्लमनरी आर्टरीज के थ्रू पूरे उसमें चला जाएगा लंग्स में, एंड विच टर्न पंप इनटू द ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन के लिए चला जाएगा, फिर लंग्स ऑक्सीजन इसमें मिलकर आएगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ब्लड गोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट, तो इसमें देख रहे हैं एक बार ब्लड लंग्स से आया, फिर पूरे बॉडी में गया, फिर यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को लाया, फिर पूरे बॉडी में इसको लंग्स में ले गया, तो 2 बार यहाँ पे जब ब्लड आता है इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं डबल सर्कुलेशन नेसेसरी अब क्यों है, ये समझते हैं। द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउ मोर एफिशिएंट टू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। ये जो देखिए सेपरेशन होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तो पूरे बॉडी में ये लोग अच्छे से सप्लाई हो पाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द एफिशिएंट सिस्टम ऑफ सप्लाई ऑफ इज ए वेरी ऑक्सीजन सप्लाई इज वेरी यूजफुल इन अ वार्म ब्लडेड एनिमल। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल है ना, जैसे ह्यूमन बींग, 3 लोगों में ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैव मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय द कूलिंग देमसेल्फ व्हेन द एयर आर हॉटर इन्वायरमेंट एंड द वार्म देयर बॉडीज व्हेन दे आर इन ए कूलर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जो वार्म ब्लड देखते हैं हम लोगों को, जब मतलब हम लोग का बॉडी टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री ह्यूमन बींग का, तो हम लोग को ज़्यादा ठंडा मिलता है उससे तो भी हम लोग उसको अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं, और जब ज़्यादा गर्म मिलता है तो भी हम लोग उसमें उसको कूल करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हिंस द रिक्वायर more oxygen for the more respiration so that produce a more energy to maintain their temperature। तो हम लोगों को ऑक्सीजन अगर ज़्यादा मिलेगा, अच्छे तरह से मिलेगा, तभी ना हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगे। एनर्जी हम लोगों को, अगर देखिए रेस्पिरेशन से क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन जब हमारे सेल में जा रहा है तो वहाँ पे क्या मिल रहा है, हम लोग को एनर्जी मिल रहा है।
और एनर्जी मिलेगा तभी ना हम लोग अपने बॉडी को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस सर्कुलेशन ऑफ द ह्यूमन इज मोर एफिशिएंट बिकॉज द डबल सर्कुलेटरी हार्ट। अब देखिए दो टाइप्स का, ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है। तो देखिए जाइलम में हम पहले ही बताया कि ये रूट से वाटर और मिनरल को पूरे प्लांट में भेजता है, पत्ता को भेजेगा, लिप्स को भेजेगा, जिससे वो प्रिपेयर कर सके खाना। जो जाइलम होता है वो क्या करेगा, वो रूट के थ्रू पूरे प्लांट्स को भेजता है वाटर और मिनरल। उसके बाद फ्लोएम क्या करता है ना कि जब भी उससे मतलब लिप्स से खाना जब प्रिपेयर हो जाता है, फूड प्रिपेयर हो जाता है, तो वो पूरे बॉडी पार्ट्स में प्लांट का ट्रांसपोर्ट करता है। दोनों का देखिए ट्रांसपोर्टेशन का ही काम है। बस जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। और जाइलम और फ्लोएम जो है ना, ये यूनी डायरेक्शन मतलब जो एक ही डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर बस जाएगा। और जो फ्लोएम है ना, वो सारे डायरेक्शन में जा सकता है। तो क्या बोलते हैं, जाइलम टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, एंड फ्लोएम टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ food. Water is transported upward from the root to all the other parts, and the food is transported in the both upward and downward direction। में क्या बोला था कि जाइलम बस एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, अपवर्ड में, और ये जो है ना, ये अपवर्ड डाउनवर्ड सब तरफ जा सकता है। ट्रांसपोर्ट इन जाइलम occurs with the help of the simple physical process such as the transpiration pull, मतलब खींचता है दबाव की वजह से। और ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द फ्लोएम रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसको एटीपी चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंपेयर द फंक्शन ऑफ एल्वियोली इन लंग्स एंड द नेफ्रॉन इन किडनी। देखिए दोनों का काम अपना, दोनों इंपॉर्टेंट काम है। तो पूछ कह रहा है ना कि एल्वियोली और जो नेफ्रॉन है उनके काम को, मतलब जो भी इनका फंक्शन है उसको कंपेयर करने के लिए, रिस्पेक्ट देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो देखिए एल्वियोली कहाँ होता है, लंग्स में होता है ये, और ये कहाँ होता है, किडनी के अंदर होता है। ठीक है, तो एल्वियोली आर टीनी बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स, ये लंग्स में होता है। और नेफ्रॉन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो किडनी में। पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि ये किडनी में होता है। जो वॉल ऑफ एल्वियोली है आर वन सेल थिक एंड इट कॉन्टेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इसमें ब्लड कैपिलरीज होते हैं जिससे ऑक्सीजन को कैरी कर सके। और जो नेफ्रॉन है ना, इज ए मेड अप ऑफ ग्लोमुलस बोमेंस कैप्सूल एंड द लॉन्ग रीनल ट्यूब्स ना। ये क्या करते, कहता है क्लस्टर ऑफ थिन वॉल कैपिलरीज इसमें चाहिए। थर्ड में द एक्सचेंज ऑफ O2, एल्वियोली क्या करता है, O2 को एक्सचेंज करता है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें एक्सचेंज होता है। ठीक है, जो सराउंडिंग द एल्वियोली गैस प्रेजेंट इन द एल्वियोली। और ये जो है नेफ्रॉन, द ब्लड इंटर इनटू द किडनी थ्रू द रेनल आर्टरीज टू द ब्रांच इन मैनी कैपिलरीज टू द ग्लोब्यूल्स, दिस वाटर एंड द सोल्यूट आर ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या होता है, वाटर का प्यूरिफिकेशन का काम होता है ना, जो भी हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन का काम होता है इसमें। तो दोनों का अपना अपना अलग का फंक्शन है। द फिल्टर इज मूव थ्रू आउट द प्रोक्सिमल tubules, nasal tubules and the collecting ducts. These collecting ducts collect the urines from the many nephron and pass it through the ureters. During the flow filtration, substance glucose, ammonia, acid are the selectively reobserve। और ये सब जो मतलब होते हैं वो भी फिर ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। नेफ्रॉन आर द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट। इस स्लाइड में हम लोग इतना ही देखेंगे और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।